हमारा क्वेश्चन क्या है कि नदी अपरदन को समझाइए। नदी अपरदन क्या है और नदी अपरदन से बनने वाले प्रमुख स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये नदी अपरदन किसे कहते हैं? नदी अपरदन क्या है? तो नदी का प्रमुख कार्य होता है, जब नदी बहती है तो अपने रास्ते में चलते समय, नदी जब बहती है तो अपने रास्ते में चलते समय वो अपने आसपास के सतह को काटती है और अपने आसपास जो भी पत्थर है, चट्टान है और जो भी मिट्टी है, मृदा वगैरह, उस सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है और बाहर करके आगे ले जाती है, मतलब उसका परिवहन करती है। ये नदी का प्रमुख कार्य है, अपने सतह के चट्टान और मृदा को काटना और उसको परिवहन करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ये क्या है? नदी का प्रमुख कार्य है। ठीक है, नदी अपरदन क्या है? अगर ये सवाल आ गया तो हम क्या बताएंगे? नदी अपने सतह को काटती है और अपने आकार को थोड़ा बढ़ा देती है। जैसे ये नदी क्या है? बह रहा है, नदी को हम यहाँ से ऐसे देखेंगे, है ना, सामने से ऐसे नदी को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा नदी, है ना, ये जो है नदी ऐसे दिखेगा। अब नदी क्या है? अपने इस तरफ की मिट्टी को काट ली, इस तरफ की मिट्टी को काट ली, अब नदी का आकार थोड़ा बढ़ गया। पानी उतना ही है, ऐसा नहीं बड़ा हो गया नदी तो पानी भी ज़्यादा हो गया, पानी उतना ही होता है, बस उस जगह ज़्यादा घेरती है। ये अच्छा बात नहीं है, है ना, ये हमारे लिए नेगेटिव बात है। उस जगह पर तो क्या कर सकते थे? बाड़ी लगा सकते थे, नदी का पानी का उपयोग करते थे, अब नहीं कर सकते उस जगह का उपयोग, है ना। वो नदी ने क्या किया? उस जगह को अपने अंदर समाहित कर दिया है। तो जब नदी बहती है तो अपने सतह को काट करके अपने आकार को थोड़ा सा बड़ा कर लेती है और इसी को नदी अपरदन कहते हैं। और यही नदी का प्रमुख कार्य है, वो बहते हुए अपने सतह के समीप मृदा को और चट्टानों को काटती है और उसको एक जगह से निकाल करके दूसरे जगह ले जाकर फेंक देती है और छेद के रूप में। और जिस जगह को काटती है वहाँ पर क्या होता है? अपरदन होता है ना। और जहाँ पर ले जा करके क्या कर देती है? उस काटी हुई मिट्टी को और चट्टान को ले जा करके बिखेर देती है, वो जगह पूरा अवक्षेप कहलाता है ना। यहाँ पर जो मिट्टी होता है ये क्या कहलाएगा? खादर मिट्टी या बंगर मिट्टी कहलाएगा। बहुत पहले का है तो अवक्षेप तो बंगर कहलाएगा, अभी नया नया है तो खादर कहलाएगा। और मिट्टी नहीं है, चट्टान है ना, घिस गया है पत्थर बोल दो तो वो क्या कहलाएगा? वो जो है भाबर कहलाएगा, भाबर। नदी ने क्या किया? अपने सतह को काट दिया और काट करके उस जो भी काटा चट्टान वगैरह, है ना, मिट्टी वगैरह, उसको ले जाके दूसरे जगह पटक दिया। अगर मिट्टी है तो उसको बंगर और खादर बोलेंगे और चट्टान है तो उसको भाबर बोलेंगे। अगर नई मिट्टी है तो खादर बोलेंगे, पुरानी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि जल के द्वारा लाया गया ना तो जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो उसको बंगर बोलेंगे, नई जलोढ़ मिट्टी है तो उसको खादर बोलेंगे। और वो मिट्टी नहीं है, चट्टान है। चट्टान अभी मिट्टी बना नहीं हो, भाई चट्टानी घिसेगा तब रेती बनेगा, रेती घिसेगा तब मिट्टी बनेगा, तो अभी वो घिसा नहीं है पूरी तरह से, बस वो क्या है? चट्टानी अवस्था में है, गोल गोल को, है ना, शिवलिंग जैसा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाबर बोलेंगे। भेड़ाघाट में है, भेड़ाघाट में जाते तो शिवलिंग मिलता है और वहाँ पर क्या है हमारा जो है द्वारिका अंतिम पश्चिमी बिंदु, है ना, वहाँ पर भी बहुत शिवलिंग मिलता है समुद्र के अंदर। तो शिवलिंग कहाँ से आता है? तो एक्चुअल में क्या है? वो पत्थर है जो नदी के पानी में घिस के गोल हो गया है, उसको क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। जहाँ पर ये मिलता है उसको भाबर प्रदेश बोलते हैं। सिंपल है बहुत, है ना। मिट्टी का प्रमुख कार्य है अपने आसपास आने वाले मृदा को, चट्टानों को काटना और एक जगह से दूसरे जगह परिवहन करना। जब मिट्टी अपने सतह को काटती है और अपने आकार को बड़ा कर लेती है तो इसी को मृदा अपरदन बोलते हैं। मृदा अपरदन के कारण कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे घाटी, जल घटिका, जल प्रपात, है ना, नदी की सर और हमारा नदी वेदिका। एक एक करके चलिए हम उसको समझते हैं। जल ये जो है घाटी किसको बोलते हैं? घाटी। तो घाटी जब नदी अपने तल को काटती है, तल को, नीचे किनारे को नहीं काट रही है, अपने तल को काट रही है, तो यहाँ पर नदी क्या है? पहले यहाँ पर बहती है, अभी अपने तल को काट दिया, यहाँ पर बह रही है, फिर अपने तल को काट दिया, यहाँ पर बह रही है, फिर अपने तल को काट दिया, फिर अपने तल को काट दिया। अब तुम सोचोगे भाई नदी अपने तल को काटेगी तो ऐसा बराबर तो नहीं काटेगी, है ना, कम काटेगी वो, ऐसा कम काटेगी, फिर और कम काटेगी, फिर और, क्योंकि जितना कम काटेगी उतना फोर्स लगेगा, है ना भाई। जैसे ये क्या है? ये एक पेन है, इसको मैं ऐसे दबा रहा हूँ तो दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन नीब को अगर पकड़ के दबाऊंगा तो दर्द होगा। मतलब छोटे से जगह पर अगर बल लगाओगे तो बहुत तेजी से कटा जाता है वो जगह। तो इसी कारण नदी इतने बड़े एरिया में फैला है, इतने बड़े एरिया में, तो इतने ही बड़े एरिया को नहीं काटता है, वो थोड़ा सा छोटा जगह काटता है, यहाँ से काटता है, फिर वो आसानी से जमीन को काट लेता है। अगले समय इतना काटेगा, फिर अगले समय इतना काटेगा, फिर अगले समय इतना काटेगा। इससे देखो इस प्रकार से बी आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है।
तो जब नदी अपने तल को काटती है तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ सकरा होने लगता है और इससे बी आकार की घाटी का निर्माण होता है। नर्मदा नदी जो है इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। अब देखो ये जो ढाल है ऐसा है ना, ऐसा अगर ये भी ढाल एकदम खड़ा हो गया ऐसा है ना, नदी यहाँ पर देखो यहाँ बह रहा है, अभी नदी जो है यहाँ पर काटा, फिर नदी जो है यहाँ पर काटा, एकदम खड़ा ढाल अगर ये है ना, एकदम खड़ा ढाल बना रहा है ऐसा। अगर नदी जो है ऐसा टाइप से ढाल बना रहा है ये ऐसा, तो इसको बी आकार की घाटी बोलेंगे। लेकिन ऐसा ढाल नहीं बना रहा है, नदी एकदम ऐसा खड़ा ढाल बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, गार्ज बोलेंगे, गार्ज। सिंधु नदी में बहुत गार्ज बना हुआ है ना, ऐसा गार्ज जो है सिंधु नदी में हमको देखने को, क्योंकि बड़ी नदी है ना, जो नदी एकदम बड़ी है, पावरफुल है, वो एकदम धीरे धीरे नहीं काटते रहेगी, एकदम अचानक से पूरा जमीन को काट लेगी, एकदम गहराई में चली जाएगी। और जो थोड़ा कमजोर है वो धीरे धीरे काटेगी, जिससे क्या होगा, ऐसा ढलान वाला घाट बनेगा। और जो मजबूत नदी है एकदम बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, वो खड़ी ढाल बना देगा पूरा। तो सिंधु नदी में क्या है, खड़ी ढाल हमको घाट देखने को मिलता है, और वहीं नर्मदा नदी में हमको बी आकार की घाटी जो है देखने को मिलती है। एक तरफ सतपुड़ा पर्वत, एक तरफ विंध्याचल पर्वत और बीच में नर्मदा नदी। अभी देखिए यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण कोई सामान्य नदी द्वारा नहीं होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण बर्फ वाली नदी, जिसको हम हिम नदी बोलते हैं, बर्फ की नदी जब अपने तल को काटती है तो ऐसे बी आकार में नहीं काटती। बर्फ की नदी जब अपने तल को काटेगी तो ऐसा खड़ी काटती है, खड़ी है ना, वो अपने तल को ऐसे नहीं काटती, वो अपने तल को खड़ी काटती है। और इससे क्या होता है, यहाँ पर नदी बहेगा नीचे में, पहले यहाँ पर बहता था, अब यहाँ पर बह रहा है, यहाँ पर आने वाले समय में यहाँ पर बहेगा। तो देखो नदी अंदर चला गया ना, अंदर घुस गया नदी, तो इससे क्या हुआ, यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ। तो बर्फ नद से है ना, हिम नद से, हिम नद से क्या होता है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। और जब नदी अपने तल को काटती है ना, तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। और जब नदी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और बहुत तेजी से अपने तल को काटती है तो एक जो वी आकार की घाटी का जो वो होता है ना, ढलान होता है, एकदम खड़ी ढलान होता है, ऐसा खड़ी ढलान, और इसको हम क्या बोलते हैं, गाढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो हमने घाटी को समझ लिया, घाटी क्या चीज है, पहली प्रकृति हमारी हो गई। दूसरी प्रकृति हम बात करते हैं जलगर्ती का। जलगर्ती का किसे कहते हैं, तो भी जब नदी आगे बढ़ती है तो नदी के अंदर कई बार क्या हो जाता है, भंवर बन जाता है, और ये भंवर के कारण यहाँ पर क्या हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, अवनमित कुंड बोलते हैं, या तो फिर जलगर्तिका बोलते हैं। जब नदी आगे बढ़ती है तो अंदर में कई बार क्या हो जाता है, भंवर बन जाता है। जैसे मान लो जाए यहाँ पर कोई चट्टान रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, नदी यहाँ से आ रहा है ना, बह करके अब चट्टान से टकरा गया, अब टकरा के इधर वापस जा रहा है, लेकिन इधर से आने वाला जलधारा इसको फिर वापस धकेल दिया, फिर चट्टान से टकरा गया, तो वहीं पर फंस जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, गड्ढा बन जाता है ना। और उसी को हम क्या बोलते हैं, जलगर्तिका बोलते हैं, या अवनमित कुंड बोलते हैं, नदी के अंदर बनने वाला एक कुंड। ठीक है, दूसरा टॉपिक हो गया हमारा दूसरी प्रकृति। तीसरी प्रकृति की बात करते हैं, जलप्रपात। तो जब नदी बहते हुए किसी खड़े ढाल पर एकदम गहराई में अचानक से जब गिरती है तो वहां पर जलप्रपात का निर्माण होता है। जब नदी अपनी बहुत सारी जल राशि के साथ जा करके किसी गड्ढे में गिरती है ना, किसी गहरे या खड़ी ढाल वाले स्थल में नीचे की ओर गिरती है, तो जमीन से टकराने के बाद छोटी छोटी जल की बूंदें चारों तरफ फैल जाती है और एक कोहरा धुआं जैसा छा जाता है चारों तरफ, और इसी को जलप्रपात बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। लेकिन अगर नदी में पानी कम है तो एकदम जाके अचानक से नहीं गिरेगा, वो क्या होगा, वो जो ढलान है वो दीवार के किनारे किनारे ऐसा धीरे धीरे बहते हुए नीचे में जाएगा, है ना भाई। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बोतल पानी अपने छत में जा करके मैं क्या करता हूँ, दीवार कैसे डालता हूँ, तो दीवार से पानी नीचे आएगा ना, तो इसको जलप्रपात नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, झरना बोलेंगे। तो देखिए जब बहुत सारी जल राशि अचानक से किसी खड़ी ढाल में जाकर के अचानक से गिरती है गहरे क्षेत्र में, तो चारों तरफ जल की छोटी छोटी बूंदें फैल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल प्रपात, मतलब धुआं, चारों तरफ जल का धुआं फैल गया है, इसको हम जल प्रपात बोलेंगे। लेकिन अगर वही जो हमारा ढाल है, अगर हमारा वही जो ढाल है ऐसा खड़ी नहीं है, ऐसा खड़ी ढाल है, बहुत सारा पानी आ रहा है, नीचे जाएगा, पूरा धुआं बन जाएगा चारों तरफ, जल प्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात इसका उदाहरण है।
अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऐसा खड़ी ढाली है, ऐसा है, तो नदी का पानी अचानक से नहीं गिरेगा ना, इसी पर ये ऐसा जो है उछल कूद करते हुए नदी का पानी आगे बढ़ेगा। इसको जलप्रपात नहीं, इसको झरना बोलते हैं, झरना। पुरंदर में है रानी का झरना, ठीक है ना, कई जगह आपने देखा होगा झरना जो है, तो ये झरना होता है। और यही अगर ढाल ऐसा ना होकर के बिल्कुल एकदम ऐसा है, तो ये आएगा अचानक से एकदम नीचे एकाएक गिर जाएगा और जमीन से टकराने के बाद एकदम धुआं फैल जाएगा चारों तरफ, जल की बूंदें फैल जाएगी। तो ये जलप्रपात होता है, ये झरना होता है। जलप्रपात कब बनता है? जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी है और ढलान एकदम खड़ा है। झरना कब बनता है? जब नदी में कम पानी है और ढलान खड़ा नहीं है, थोड़ा स्लोप है, तब झरना बनता है ना। तो यहाँ पर हमने बात कर दी है जलप्रपात का, ठीक है। जलप्रपात का उदाहरण भी बता दिया, चित्रकूट जलप्रपात, और झरना का उदाहरण बता दिया रानीगढ़ झरना, गुरमदेव, ठीक है। ये अपना कवर्धा में। आगे हम बात करते हैं नदी विसर्ग। नदी विसर्ग किसे कहते हैं, है ना, अर्धकार्तिक विसर्ग भी बोलते हैं इसको, या नदी विसर्ग भी बोलते हैं। तो देखिए, जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, अभी जन्म हुआ है, तो नवजात बच्चा शिशु कहलाता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बालक कहलाएगा, बाल्यावस्था होता है वो उसका। और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो किशोरावस्था कहलाता है। और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो युवा हो गया, फिर वो कॉलेज जाने लगा तो युवावस्था। फिर उसके बाद उसका क्या हो गया, शादी हो गया और बच्चे भी हो गए उसके, तो वो प्रौढ़ावस्था, है ना, मेच्योर पर्सन, प्रौढ़ावस्था कहलाता है। और उसके बाद जब वो अपने जीवन का अंतिम समय बिता रहा है तो वो वृद्धावस्था कहलाता है। इसी प्रकार की सारी अवस्थाएं नदियों में भी होती है। जब नदी शुरू निकलता है वो शैशव अवस्था, शिशु के रूप में होता है। फिर जब नदी आगे थोड़ा बढ़ता है और थोड़ा अपना धार बना लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, बाल्यावस्था बनेगी। कुछ और नदियाँ छोटी मोटी अगर उसमें आगे मिल जाती है और थोड़ा अच्छा धार बन जाता है तो उसको किशोरावस्था बोलेंगे। अभी नदी जो है आगे बढ़ना सीखा है, और उसका थोड़ा और आगे बढ़ जाता है और अपने फुल पावर के साथ जब आगे बढ़ता है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, युवावस्था। अभी अपने फुल पावर के साथ है और उसी युवावस्था में नदी क्या करता है, ज़्यादातर घाटी बनाता है, अपने किनारों को काटता है, अपने जमीन अंदर को काटता है, भावर प्रदेश बनाता है, बांगर खादर प्रदेश बनाता है, वही युवावस्था में, है ना। युवावस्था में ही हम कुछ कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते, बाकी सब, है ना। वृद्धावस्था आ जाएगा कुछ कर ही नहीं सकते, बस भगवान के पास जाने की तैयारी, है ना। प्रौढ़ावस्था है तो परिवार को पालना है, युवावस्था में ही कुछ कर सकते हैं, प्रकृति हमें सिखाता है, सीखो प्रकृति से। अभी देखिए, अब नदी जब आगे बढ़ती है तो अपने साथ बहुत सारा गाद, मिट्टी, कंकड़ पत्थर लेकर के आगे बढ़ती है और अपनी ऊर्जा को खो देती है। तो ये नदी का प्रौढ़ावस्था है। और जब नदी अपने प्रौढ़ अवस्था में आती है तो अपने साथ बहुत सारा गाद, कंकड़ पत्थर लेके चलते रहती है, जिसके कारण उसका जो है भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नदी का, और जो गति है वो धीमी हो जाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसके कारण जो नदी है ना, वो अपने मार्ग को सीधा सीधा आगे नहीं अनुसरण करती, अपने मार्ग में सीधा सीधा नहीं जाती, क्योंकि मार्ग में कहीं कठोर जमीन आ गया, कहीं कोमल जमीन आ गया, कहीं पत्थर आ गया, कहीं चट्टान आ गया। तो इस कारण जहाँ से उसको जगह मिलता है वो वहाँ से ऐसे ऐसे जो है बहने लगती है। सबसे बेस्ट उदाहरण इसका क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी ना। सैटेलाइट से देखना ब्रह्मपुत्र नदी को, गूगल अर्थ में जा करके, ऐसा सीधा नहीं चलता ब्रह्मपुत्र नदी, ये ऐसा 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 चलता है ब्रह्मपुत्र नदी। क्यों? क्योंकि वो जब निकला था शुरू में, वहाँ से ग्लेशियर से जब निकला था शुरू में, तो वहाँ पर वो अच्छा मतलब स्पीड में था। लेकिन जब ये नदी आ गया हमारे असम में, तो असम में अभी ये प्रौढ़ावस्था में है, फिर ये चले जाएगा बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में ये वृद्धावस्था में हो जाएगा। तो अभी असम में क्या है, प्रौढ़ावस्था में, तो स्लो हो गया है एकदम, नदी का पानी स्लो हो गया है। तो आप देखोगे उसको ना, तो ये ऐसा ऐसा दिखेगा आपको असम में जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जब नदी समुद्र से मिलने वाली होती है और डेल्टा बनाने वाली होती है, तो उससे थोड़ा और पहले, डेल्टा बनाने से पहले नदी प्रौढ़ावस्था में होती है, और नदी ने क्या किया है, डेल्टा बना लिया है, तो वो वृद्धावस्था में होगी। तो प्रौढ़ावस्था में नदी सीधा सीधा नहीं चलती, बल्कि नदी जो है ऐसा घुमावदार रास्ते से चलती है। तो हम नदी का क्या बोलेंगे, इसको घुमावदार रास्ते को नदी विसर्ग बोलेंगे। सांप जैसा चल रहा है ना, तो ये नदी विसर्ग कहलाता है। गर्मी के दिनों में देखो क्या होता है, गर्मी के दिनों में ना नदी सूख जाता है ना, गर्मी के दिनों में नदी सूख जाता है, तो नदी का पानी देखो सूख गया, ये देखो ऐसा। या तो फिर नदी ने क्या किया, यहाँ से पहले बह रहा था, अभी यहाँ से बह रहा है ना ऐसा, तो पहले यहाँ पर टकरा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो बार बार टकरा के क्या हो गया, यहाँ रास्ता बना दिया, हाँ अब सीधा जा रहा है और यहाँ पर पानी रुक गया।
तो देखो क्या होता है, गर्मी के दिनों में या तो पानी सूख गया, नदी सूख गया, तो ऐसा बन जाता है। या तो फिर क्या हुआ, नदी पहले यहाँ से जाता था, अब बाहर वाले जगह को टकरा के क्या हुआ, अपना सीधा रास्ता बना लिया और ये रास्ता पर चलना छोड़ दिया। तो किसी कारण से, गर्मी के कारण से, या नदी अपना रास्ता बदल दिया, इसके कारण से इस प्रकार से क्या होता है, हमको देखने को मिलता है बड़ा बड़ा झील और तालाब, है ना। इसको क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। जब नदी विसर्प अपने ऐसा सांप जैसे रास्ते से होकर के जाती है और कई बार अपना रास्ता बदल देती है या सूख जाती है, तो घुमावदार रास्ते में क्या होता है, पानी जो है इकट्ठा होकर बच जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील या तालाब बोलते हैं। नदी विसर्प से ही गोखुर झील का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नदी वेदिका किसे कहते हैं। तो देखो, जब नदी अपने साथ बहुत सारे गाद मतलब कंकड़ पत्थर मिट्टी को बहा करके ये आगे ले जा रही है और वो कंकड़ पत्थर मिट्टी को कहीं पर ले जा करके फैला देती है, तो वो जगह क्या होता है, थोड़ा सा उठ जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठे हुए हिस्से को हम क्या बोलते हैं, नदी वेदिका। नदी वेदिका, वेदिका मतलब चबूतरा, ऊपर उठा हुआ हिस्सा, वेदिका। ठीक है, बहुत आसान है। नदी अपरदन किसे कहते हैं, नदी अपरदन क्या है, ठीक है, ये बता दिया। नदी अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन सी होती है, घाटी, जल गर्तिका, जलप्रपात, नदी विसर्प और नदी वेदिका, ये सारा मैं बता दिया। इसके अंदर और क्या क्या है, घाटी में वी आकार, यू आकार और गाढ़ है ना। ये जल गर्तिका है। जलप्रपात के अंदर में आपको बताया था झरना और जलप्रपात। नदी विसर्प के अंदर में आपको बताया था एक नदी विसर्प है ना, सर्पिलाकार आकृति में नदी आगे बढ़ती है, और दूसरा गोखुर झील। गोखुर झील है ना, यही आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलेगा गोखुर